तो देखिए, अध्याय की जो शुरुआत है वो होती है समुच्चय की परिभाषा से, और परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमें 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे, तो वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे वे संख्याएं हो सकती है, नदियों के नाम हो सकते हैं, महीनों के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं, इनको हम वस्तु कह सकते हैं, और ये जितनी भी इसके अंदर संख्याएं आ रही है, ये इसके क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुओं का तात्पर्य कुछ भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है संग्रह। संग्रह का मतलब होता है समूह। जैसे यहाँ पर मैंने प्राकृत संख्याएं ली, तो प्राकृत संख्याओं का ये सभी संख्याएं मिलकर इसका क्या बन गया, समूह बन गया। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और संग्रह का मतलब क्या हो गया, समूह हो गया। फिर है सुपरिभाषित, इसे समझना बहुत जरूरी है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए वो परिभाषा सही हो, किसी के लिए अलग हो, किसी के लिए दूसरी परिभाषा हो, ऐसा नहीं चलेगा। सभी के लिए एक समान परिभाषा होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कहा प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, तो सबके लिए 1 से ही शुरू होगी, है ना, अलग अलग नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि प्राकृत संख्या 0 से शुरू होती है, नहीं, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो सुपरिभाषित होना बहुत जरूरी है। तो जब ये वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह हमें मिल जाते हैं, तो वो एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्राकृत संख्याओं का ये हमारा क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी वस्तुएं दी हुई है वो एक संग्रह के रूप में है, समूह के रूप में है, और वो सुपरिभाषित है ना। बात समझ में आई आपको? इसी को हम समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सुपरिभाषित कौन सी नहीं हो सकती, तो देखो, बिना भेदभाव किए, अगर बिना भेदभाव किए अगर हम किसी चीज को परिभाषित करते हैं तो वो सुपरिभाषित होता है। लेकिन अगर हम भेदभाव करें, इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिए। जैसे पहला उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवल्स जो है वो सबके लिए 5 है, और वो कौन से हैं, A E I O U। तो ये हमारा एक समुच्चय बन जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है जिसमें 5 अवयव है। कौन कौन से, A E I O U। और ये सब क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ये हमारा एक समुच्चय होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित कौन नहीं है, तो नीचे एक उदाहरण और लिया मैंने, देखो 5 अच्छे खिलाड़ी। तो देखो इसमें क्या होगा, भेदभाव होगा। क्यों? कि मेरे जो फेवरेट खिलाड़ी है, मैं कुछ भी नाम बता सकता हूँ, आपके फेवरेट खिलाड़ी कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, सुपरिभाषित ये नहीं है, इसलिए इसे हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो समुच्चय होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम समझेंगे। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, जैसे A B C या Z, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए इसी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को लिखना है और आप चाहते हैं कि इसे मुझे एक समुच्चय को नाम देना है, तो जैसे मैंने इसको नाम दिया B, या फिर ये वोवल्स है तो एक काम करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया V। अच्छा, इसका समुच्चय बनाना है तो A E I O और U, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद कर लेंगे। कोष्टक हमारा मंझला कोष्टक ही होना चाहिए, शुरुआत में भी होगा, अंत में भी होगा, और बाकी के अवयव को हमें बीच में लिखना है कॉमा लगाकर, ठीक है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो हमारा समुच्चय होगा वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हमें बताना है, ठीक है। जबकि इसके जो अवयव होंगे ना, वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से जो है हमें उनको लिखना है, ठीक है। इनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे ये ए हमारा कैपिटल ए यानी कि एक सेट है, समुच्चय है, और इसमें कुछ अवयव है। कौन कौन से अवयव है, A B C और D। तो यहाँ पर इसने इन दोनों चीजों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि भाई सेट को हमें कैपिटल ए से दर्शाना है, और इसके अंदर जो अवयव है उसको स्मॉल लेटर से दर्शाना है, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, संख्याएं हैं तो संख्या, नदियों के नाम है तो नदियों के नाम, यहाँ कुछ भी आ सकता है अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एक बात लिखी है, A इज बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी यहाँ पर जो ये साइन है ना, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं बिलोंग, यानी ये इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल ए है वो किसके अंदर है, इस कैपिटल ए सेट के अंदर है, ये बिलोंग का निशान होता है। अब यहाँ नीचे एक और सेट लिया है मैंने, बी कैपिटल बी, इसमें संख्याएं हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ए है, क्या इस सेट में, इस समुच्चय में आपको स्मॉल ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो ए है वो इस सेट बी में नहीं है, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग, ये जो ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट बी में। तो ये चीजें आपको लिखना आना चाहिए, आगे बहुत काम आएगी। अब अगला पॉइंट है समुच्चय निरूपण की विधियां। तो देखो, समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधियां होती है। पहली है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप। जो रोस्टर रूप होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और जो समुच्चय निर्माण होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब इन दोनों को हम विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ संख्याओं की, और मैंने मान लो कोई भी प्राकृत सम संख्याएं ली, जैसे 2 4 6 और 8, ऐसे ये चलती रहेगी। अब मुझे इसको जो है रोस्टर रूप में लिखना है।
तो मैं रोस्टर रूप में कैसे लिखूंगा, तो मुझे पता है सेट को हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। अब क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, है ना, नंबर है, तो एक काम करते हैं, मैं एक सेट ले लेता हूँ कैपिटल ए। रोस्टर रूप में हमेशा आपको मंडलीय कोष्टक लेने हैं शुरुआत में और अंत में, तो मैंने मंडला कोष्टक लिया। अब इन अवयवों को इसके अंदर लिखेंगे, तो 2 4 6 8 और ये चलते रहेंगे क्योंकि सम संख्याएं अनंत होती है, और फिर इनको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है ये आपका रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप है। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है वो है समुच्चय निर्माण रूप। उसमें हमें इस चीज को कैसे लिखना है, तो देखो इसमें भी हमें सेट का नाम ए देना है, फिर उसके बाद मंडला कोष्टक लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ मैं एक्स लिखूंगा। एक्स का मतलब एक अवयव है जो आपके क्या बता रहा है, 2 4 6 यानी कि सम संख्या बता रहा है। यहाँ पर जितने भी अवयव है यानी कि एक्स का मतलब यहाँ जितने भी अवयव है वो सारी सम संख्याएं हैं, तो इसको नियम रूप में लिखेंगे। यहाँ पर ये सच दैट का निशान है ना, यानी कि यहाँ पर जो ये एक्स है वो क्या है, जहाँ एक्स जो है वो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, और कौन सी सम संख्याएं, ये जो सब संख्याएं हैं वो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर को, यानी यहाँ पर जितनी भी हम सम संख्याएं लेंगे वो कहाँ से आएगी, प्राकृत संख्याओं में से आएगी। तो इस प्रकार से जब मैं नियम रूप में लिखता हूं तो ये हमारा दूसरा प्रकार हो जाता है समुच्चय निर्माण रूप या फिर नियम रूप। अच्छा, अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें हमें समझना है। तो पहला बिंदु है रोस्टर रूप में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता है, यानी जब हम रोस्टर रूप में संख्याओं को लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई 4 नंबर ले रहा हूँ, 1 2 3 और 4। अब इसको मुझे रोस्टर रूप में लिखना है तो मैं एक सेट लूंगा ए जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 और 4। अब ये कह रहा है कि इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1 3 और 4। बात समझ में आई, यानी इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, क्रम इधर उधर हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है रोस्टर रूप में अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, जैसे स्कूल का उदाहरण लिया है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूँ जिसमें मुझे SCHOOL ये जो है अवयव लिखने हैं, तो इसको मैं जैसे मान लो सेट भी ले रहा हूँ, इसमें मुझे S लिखना है, C लिखना है, H, लेकिन यहाँ पर देखो O 2 बार आ रहा है, तो मुझे दोबारा उस संख्या को नहीं लिखना, उस अक्षर को नहीं लिखना है। जैसे यहाँ 2 बार आ रहा है O, तो मुझे केवल एक बार ही लेना है, फिर L लेना है और फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ये रोस्टर रूप में आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर तीसरा है समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ना आना चाहिए आपको, है ना। जैसे अभी हमने सम संख्याओं का लिया था उदाहरण। अब पढ़ना आने से मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्याएं ले रहा हूँ 2 4 6 8 और 10, ठीक है, या फिर 10 को हम नहीं लेते, तो मैंने 2 4 6 8 लिया और इसको मुझे सेट में लिखना है, समुच्चय में लिखना है, और कौन सा, सारणी सॉरी ये निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में मुझे इसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक सेट लूंगा ए, ठीक है, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, तो यहाँ पर मुझे अवयव लेने हैं, अवयव क्या लूंगा, एक्स लूंगा, यानी एक्स जितने भी एक्स है वो सब क्या है, ये जो जितने भी एक्स है वो सब सम प्राकृत संख्या, ठीक है। लेकिन क्या ये 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा नहीं, है ना, तो 10 से कम है, सम प्राकृत संख्या जो 10 से कम है, ठीक है, जो 10 से कम है, ठीक है। आपको ये पढ़ना आना चाहिए, यानी सेट है ए जिसमें एक्स अवयव है और जितने भी एक्स है वो सभी सम प्राकृत संख्या है लेकिन 10 से कम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बराबर एक्स, जहाँ एक्स जो है वो सम प्राकृत संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या है, और जितने भी एक्स है वो 10 से कम है, फिर यहाँ पे आपको क्लोज करना ब्रैकेट को, ठीक है। एक्स कम है कितने से, 10 से कम है, तो ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको प्रश्नावली 1.1 करने से पहले समझने थे। अब इनके हम उदाहरण करेंगे, टोटल 5 उदाहरण हैं, चलो हल करते हैं। तो उदाहरण 1 है, समीकरण x की घात 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले तो हमें इसको हल करना पड़ेगा और जितने भी इसके हल हमें मिलेंगे उनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए पहले हम इसको हल करेंगे, x की घात 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। और इस समीकरण को हम हल कब कर पाएंगे, जब यहाँ पर हम पहला पद और तीसरा पद का गुणा करेंगे। यानी ये जो कार्य है आपको रफ कॉपी में करना है। तो पहला पद हमारा x की घात 2, तीसरा पद है माइनस 2, दोनों का गुणा हो जाएगा माइनस 2x की घात 2। अब इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़ने घटाने पर हमें 1x मिले और गुणा करने पर माइनस का 2 मिले, है ना। तो हम जानते हैं 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2। जैसे यहाँ पर 1 और 2 का मैं गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलना है, 2, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा। अब माइनस का कौन होगा ये डिसाइड करेगा यहाँ बीच वाला पद। तो बीच वाला पद जो है हमारा प्लस का है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी और छोटी वाली संख्या माइनस की होगी, तभी इनको घटाने पर हमें प्लस का 1x मिलेगा। बात समझ में आई। अब यहाँ क्योंकि x की घात 2 है, इसका मतलब ये भी हमें x लेना है और ये भी हमें x लेना है। तो देखो अब गुणा करने पर तो हमें मिलेगा माइनस 2x की घात 2 और इनको घटाने पर हमें मिलेगा प्लस का x। अब ये जो 2 टुकड़े हमने यहाँ पर किए हैं उसको यहाँ दूसरे पद की जगह पर हम लिखेंगे। दूसरे पद की जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि घटाने पर हमें प्लस का x मिलेगा। तो पहला पद तो हमारा x की घात 2 हो जाएगा, दूसरे पद को हम 2 टुकड़ों में लिखेंगे, माइनस x, यहाँ एक हमें लिखना नहीं है, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा प्लस का 2x, वापस इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का x मिलेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला पद है माइनस का 2 बराबर 0। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए देखो इन दोनों में जो कॉमन आता है और इन दोनों में जो कॉमन आता है वो बाहर लेना है। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है, दोनों के पास x है, x को बाहर ले लेते हैं। यहाँ से 1x बाहर निकल गया, अंदर 1x बचा, माइनस यहाँ से x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1, क्योंकि इसे हम 1 गुणा x लिख सकते हैं, x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा।
फिर यहाँ प्लस का निशान। अब देखो दोनों के पास 2 है, 2 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचा x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इस गुणनखंड में भी हमारे पास x माइनस 1 है और इसमें भी हमें x माइनस 1 मिल रहा है। तो अब हम x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे। x माइनस 1 को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, देखो यहाँ ये बाहर आ गया, अंदर बचा x और ये बाहर आ गया, अंदर बचा प्लस का 2 और बराबर में 0। अब इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पद क्या है, गुणे में है। तो ये दोनों में गुणे में है, ये 0 हमें कब मिलेगा, जब या तो ये पद 0 हो या फिर ये 0 हो, तभी इन दोनों का गुणा क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ या तो x माइनस 1 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब ये x माइनस 1 बराबर 0 है तो 1 को हम उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, या ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो x हमें मिलेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें 2 हल मिले हैं। कितने हल मिले हैं, 2 हल। अब इन दोनों हल को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, देखो रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप हमने क्या पढ़ा था, आपको मंजिला कोष्टक लेना है, दोनों अवयव लिखने हैं, पहले 1 फिर माइनस 2 लिखना है, फिर वापस मंजिला कोष्टक बंद कर देना है। तो ये इसका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया और यही इस पूरे प्रश्न का हल हो जाएगा। उदाहरण 2 है समुच्चय x जहां जितने भी x हैं एक धन पूर्णांक है और x की घात 2 जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए, इसको रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों को समझो। यहाँ x जो है, जितने भी x हमें लेने हैं, ठीक है, वो धन पूर्णांक हो। धन पूर्णांक का मतलब प्लस की संख्याएं 1 2 3 ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं ये धन पूर्णांक है। कौन, x, जितने भी यहाँ x होंगे, अवयव होंगे। और यहाँ लिखा है x की घात 2 है, वो 40 से कम होना चाहिए, यानी जितने भी हम अवयव ले रहे हैं इसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग 40 से कम आना चाहिए। ठीक है, अब वर्ग का मतलब यहाँ स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 से। जब मैं 1 का वर्ग करूंगा इसका मतलब 1 का 1 से गुणा 1 मिलेगा। जब मैं 2 का वर्ग करूंगा तो मुझे 2 गुणा 2 4 मिलेगा। 3 का वर्ग करूंगा तो 3 गुणा 3 9 मिलेगा। 4 का वर्ग करूंगा तो 4 गुणा 4 मुझे 16 मिलेगा। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुणा 6 36। लेकिन 7 का वर्ग क्या होगा, 49। तो ये 49 जो है वो 40 से क्या हो जाएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा, जबकि मुझे संख्याएं 40 से छोटी चाहिए। इसका मतलब मैं 36 तक ले सकता हूँ। इसका मतलब ये जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं मैं ले रहा हूँ वो 1 2 3 4 5 और 6 तक ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ। और क्योंकि मुझे x की घात 2 के रूप में इनको नहीं लिखना है, इनको मुझे किसके रूप में लिखना है, केवल x के रूप में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कौन कौन सी संख्याएं लूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, 7 में नहीं ले सकता, है ना। तो इन सभी संख्याओं को, जितने भी x मैंने यहाँ लिए थे उनको मैंने किस में लिख दिया है, रोस्टर रूप में लिख दिया है। फिर उदाहरण 3 है समुच्चय a बराबर 1 4 6 1 4 9 16 25, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई वर्ग संख्याएं। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है और इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको नियम रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सेट हमारा क्या है, a है, लेकिन अब रोस्टर रूप की जगह मुझे इसको नियम रूप में लिखना है। तो यहाँ जितने भी मैं अवयव ले रहा हूँ उनको मैं x मान लेता हूँ और ये सारे x हमारी क्या है, ये सारे x हमारी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है। तो ये जो जितने भी x है इन प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो उदाहरण नंबर 4 है समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका सीधा 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि प्राकृत संख्या है। लेकिन नीचे आपका क्या है, देखो नीचे आपका 2 3 4 5 6 7 यहाँ प्राकृत संख्या है। लेकिन ऊपर और नीचे में एक अंतर है, ऊपर में जो संख्या ले रहा हूँ नीचे मुझे इसमें एक जुड़ता मिल रहा है। जैसे ऊपर 1 है तो नीचे 1 + 1 है, ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 + 1 है। फिर ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 है। फिर ऊपर 3 है तो नीचे 3 + 1 है, यानी एक ज्यादा है। इस प्रकार से मुझे मिल रहा है। तो इसको हम नियम रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि भाई यहाँ पर सेट हमारा मान लेते a है, इस सेट के अंदर जितने भी अवयव है उनको मैं x मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर x किस प्रकार परिभाषित है, तो यहाँ पर जो x है वो हमारी प्राकृत संख्या है। ऊपर और नीचे क्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन किस प्रकार है, तो यहाँ पर जो x है वो ऊपर अगर मैं n लेता हूँ तो इसके नीचे मुझे मिलता है n + 1, यही मिलता है। अच्छा, तो यहाँ n क्या है, n हमारी सभी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ n प्राकृत संख्या है जो किस प्रकार से है भाई, यहाँ पर जो ये n है ना वो आपके 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए और 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब देखो n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 रखोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण नंबर 4 का हल। यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं या फिर यहाँ आप लिख सकते हो और भी लिख सकते हो। उदाहरण 5 है बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो इधर हमारे पास रोस्टर रूप है और इधर हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप है।
तो सबसे पहले देखो जो पहला है PRINCAL, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग नजर आ रही है। तो फिर नीचे देखो डी में x, यानी जो प्रत्येक x का जो यहाँ अवयव दिया है वो शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो यहाँ पर इसको हम इससे मिलान कर देंगे। फिर यहाँ 0 आ रहा है, तो देखो इनमें से 0 कहाँ बन रहा है, तो देखो यहाँ x, जहाँ प्रत्येक x जो है एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 के रूप में परिभाषित है, तो यहाँ अगर x में 0 रखूंगा तभी तो मुझे 1 मिलना है ना। तो यहाँ पर हमारा जो अवयव होगा वो 0 होगा और इसमें वो परिभाषित होगा। फिर तीसरा है 1 2 3 6 9 18, तो यहाँ जितने भी अवयव दिए हैं वो सभी 18 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। यानी कि x, जहाँ x जो है वो एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, ये प्रत्येक अवयव 18 के क्या है, भाजक है। 18 में इनका भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये हमारा a से मिलान हो जाएगा। फिर यहाँ 3 और -3 यानी कि 2 हल दिए हैं, तो ये 2 हल किसके होंगे, x, जहाँ प्रत्येक x जो है यानी कि ये दोनों पूर्णांक है और x की घात 2 -9 बराबर 0 है ना। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमें 2 हल मिलेंगे, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। तो चलिए एक बार हम हल भी कर देते हैं। यहाँ है x की घात 2 -9 बराबर 0, ये 9 उधर जाएगा तो x की घात 2 बराबर प्लस का 9 हो जाएगा। अब ये वर्ग भी उधर जाएगा तो वर्गमूल में जाएगा, है ना। तो x बराबर वर्गमूल 9, वर्ग उधर गया वर्गमूल में, और जब भी वर्गमूल उधर जाता है प्लस माइनस साथ में लाता है, और x 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो प्लस माइनस मुझे कितना मिल गया, 3, यानी x के 2 हल हैं, एक प्लस का 3 और दूसरा माइनस का 3, तो हमें इसको b से मिलाना है। तो इस प्रकार से उदाहरण 5 हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।